जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये हमारी पेपर की एट सैंपल पेपर है। तो मैं आपको शोर कर रहा हूं कि सैनिक स्कूल में जो बच्चा, ये मैं 10 अप्रोक्सीमेट पेपर डाल दूंगा आजकल के अंदर ही, तो 10 के 10 ही आप अच्छे कर लें। 10 मल्टीप्लाई में 50, तो 500 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। 5 के 500 में से आपका पेपर आ जाएगा, श्योरली है ये हमारा। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कहीं पे 36 है उसकी यहाँ 30 है, मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होती है, पैटर्न वही रहता है। तो इसी पैटर्न को आप थोड़ा सा रिवाइज करें, क्योंकि हमारा टारगेट मैथ के, यदि जिस बच्चे के 50 बाई 50 क्वेश्चन ठीक होते हैं, मतलब उसके एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपके 50 क्वेश्चन मतलब 150 मार्क्स के। तो यदि 300 में से आपके पास 150 मार्क्स आते हैं तो सिलेक्शन वैसे ही श्योर हो जाता है। तो इसीलिए आप इन्हीं वीडियो को एक बार देख के दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। तो आज के हमारा सैंपल पेपर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ग्रेटेस्ट। पहली बात तो हम जो बात करेंगे ग्रेटेस्ट की, तो उसमें क्या है ग्रेटेस्ट का, द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जी सी, ठीक है, एम। देखो जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। कई बार एच सी एफ आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कई दफा फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो या ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, उसका मतलब होता है HCF ही है। तो आपके पास क्या था, 42 था, 84 था और हमारे पास 154 था। अब देखिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 42 2 जा 84 फिनिश। अब मुझे देखा ये से डिवाइड हो, तो मैंने 42 को फिर देखा 154 से डिवाइड करके। तो यहां पे देखते हैं किस पे डिवाइड होगा, 54 2 पे देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बहुत बड़ा है। 42 को 5 पे देखें, 5 4 जा 20, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर 4 पे देखें, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये भी बड़ा हो गया। तो 3 पे शॉर्ट चला, दिखाई दे रहा था आपको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 126 किस पे चला, 3 पे। तो 14 में से 6 आपके यहां पे 8, 4 में से 2 2, ये आपका 42। इसका 1 पे फिर चलाते हैं, 12 में से 8 4, 3 में से 2 1, और ये हमारा यहां पे 28 आएगा। 2 पे फिर चलाएंगे तो 28, तो ये हमारे पास आया 14 आपका क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तरीका तो होता है ये, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। दूसरा फॉर्मेट होता है हमारा, 42 है आपका, 84 है, 154 है। थोड़ा सा पार्ट को साफ कर लेते हैं इस साइड से। यदि इनको हम अलग अलग लें, यदि इन पार्टों को हम अलग अलग लें, तो फिर हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो क्या रहता है वो देखते हैं। अब देखिए 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पे 2 पे 2 4 जा 1, 2 2 जा 4, 2 पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखो 2 पे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 पे 11। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन, तीनों में कॉमन। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, तो आपका एक तो आ गया 2। फिर हमने देखा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, मल्टीप्लाई में 7, 7 2 जा 14। और नेक्स्ट हमारे पास कोई कॉमन नहीं था। चाहे तरीका आपका ये भी सही है, ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है, सॉल्यूशन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस दिस दिस। देखिए हर एक का अपना अपना है। 51 है आपके पास, 85 है आपके पास और 136 है, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट भी चाहें तो एक तरीका होता है कि इसमें से इसको माइनस करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देखो, कई दफा डायरेक्ट भी काम चलता है। देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, मैंने क्या किया, 85 में से मैंने 51 को माइनस करके देखा, 5 में से 1 4, 8 में से 5 3, 34। अब यहां पे आए 156 में से 85, तो यहां से 1, फिर 13 में से 8 5। यदि यहां पे दोनों सेम हो जाते ना तो भी हमारा काम चल जाता है कई दफा।
एच शिफ्ट डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो अब हम इसको वही प्रोसीजर देंगे। मैं इसको डिवाइड करूंगा 51 से, 51 बन जा 51, 5 में से 1 4, 8 में से 5 3, फिर आया ये आपका 51। अब 34 बन जा, फिर 34, 11 में से 4 गया, 7 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 34, 17 2 जा 34 हो गया। अब 17 का हम देखेंगे यहां पे। अब आपको 17 का देखिए, 17 8 जा, 8 7 जा 56, 5 8 8 1 जा 8, 8 और 5 हो गया ना। ठीक है, तो मुझे कंफर्म था यही चीज कि दोनों कॉमन है। तो ये होता है आपके पास डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। इज द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस 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 दिस, वही तरीका आपका है। दोनों ऑप्शन आपके पास दोनों हैं। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 16 से, 16 3 जा 48, और 56 को फिर चलूंगा 16 पे। तो फिर देखते हैं किस पे चलेगा। कैरी ली 16, 16 में से 8, तो हमारे पास 8 हो गया। तो फिर ये यहां पे लेके आए 16, 2 जा, तो यहां पे ये हमारे पास 8। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा सामान्य गुणज, कॉमन जो फैक्टर है आपका तीनों में, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। गिवन दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां पे देखिए, आपको दिखाया गया है 154 मल्टीप्लाई पर 18 करते हैं तो 2772, 2772 आता है। बट यदि हम यहाँ पे इस टर्म को इससे डिवाइड किया जाए, मतलब कहने का मतलब है 2772, ये टर्म इस साइड जाके डिवाइड हो जाए बाय 18, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 154 ही आएगा। यदि ये डिवाइड हो गई तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बट यहाँ पे उसका कहने का मतलब है, यदि पॉइंट लगा देता, आपको पता चल गया कि इसका आंसर ये आना है। पहला पॉइंट या तो आपका रहना तो 154 ही है, बट वहां पे पॉइंट का चेंज आएगा कि आप पॉइंट में कहां पे चेंजमेंट करेंगे। तो पॉइंट के लिए क्या किया जाएगा, देखिए, यदि हमारे पास 2772 के यहां पे पॉइंट है और 1 के पॉइंट 8 पॉइंट है, अब इस पॉइंट को फिनिश करना था। अब यहां पे देखिए, इस पॉइंट को फिनिश करने के लिए बाय में हम 100 करेंगे, इस पॉइंट को फिनिश करने के लिए बाय में अपर 10 चला जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल। तो कहने का मतलब है 2772 बाय 18 मल्टीप्लाई 1 बाय 10। तो इस पार्ट का आंसर आपके पास ये था, 154 था, बाय में 10 पेंडिंग है, तो 10 का मतलब 1.154। तो यहां पे आपका पॉइंट ये आया और ये आपका बी विल बी द राइट आंसर। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इज, कि इसकी वैल्यू किसकी अप्रोक्सीमेट है। अब मैं इस चीज को अप्रोक्सीमेट में आ गया, तो मैं इस पार्ट को पॉइंट के बाद वाले टर्म नहीं लूंगा, 275 ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के बाद वाले टर्म को नहीं लेंगे, इसको 3 ले लेंगे और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट हम देख लेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट जाएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, फिर 2 पे चलेगी, 3 2 जा 6 और 2 8, 825। तो वही चला गया अप्रोक्सीमेट लमसम। तो पॉइंट के 3 3 था, छोड़ दिया, तो यही हम इसको डायरेक्ट आंसर दे देंगे, जाने की जरूरत ही नहीं होती। ये होता अप्रोक्सीमेट लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। अब भाई मल्टीप्लाई ही तो करना है, 7 5 जा
35 कैरी 3, 7 9 जा 63, 63 में 3, 66 कैरी 6, 7 3 जा 21 और 6 27, 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 51, 5 कैरी, 7 6 जा 42, 42 में 5 47, पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 1 2 3 के बाद था, 1 2 3, तो यहां पे आपका पॉइंट देखना। हमने हमारे पास 471 471 471 पॉइंट, ये तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो जिस टाइम ऑप्शन लगाएं उस टाइम थोड़ा सा ध्यान से चेक करके लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द प्रोडक्ट, गुना खोजें। अब 8.680 मल्टीप्लाई 12 दिस, 12 0 0 0 हो गया, 12 8 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 6 जा 72, 72 में हम 9 ऐड कर देंगे तो 81, 81 का 1 और ये 8 कैरी, 12 8 जा 96, 96 में हम 8 ऐड कर देंगे 104, पॉइंट देखना था 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो ये हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला डिजिट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फिर क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की माइनस। तो हम बोर्ड मास में भी चलते हैं, तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करनी होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो हम चलते हैं 15 की टेबल में, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 4 जा 60, 60 में 7 7 6 कैरी, 15 3 जा 45, 45 में 6 51 का 1 5 कैरी, 15 2 जा 30 और 5 35 3 कैरी, 15 1 जा 15 15 और 3 18, पॉइंट है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब हमारा माइनस करना था 15 की 9 पे 225, 25 का 5 कैरी 22, 25 6 जा 150, तो आपका 271, तो 2 का 2 फिर 17 कैरी, 25 4 जा 100, तो 117 हो गया, 17 का फिर 7 कैरी, फिर आपकी 11 होगी, 25 2 जा 50, 50 इसमें हमने ऐड कर दिया तो 61, तो 61। अब इसमें से हमने हमारे पास माइनस कर देंगे ये पार्ट, 6 1 7 2 5, 5 में से 5 0, 7 में से 2 5 कैरी लेगी 11, 11 में से 7 4, 4 में से 1 3, 8 में से 6 2 1, क्या ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन किसके पास है, डी विल बी द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बस, इसमें से इसको माइनस में ध्यान रखो, पार्ट हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल हमें ध्यान रखना होगा कि बोर्ड मास में हमें BODMAS बिफोर ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर ग्रुप ब्रैकेट, उसके बाद हमें ऑफ को सोल्व करना होता है, उसके बाद हमें डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। बस एक सीरीज में करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके पास। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। अप्रोक्सीमेट, लगभग, देखते हैं, और लगभग कोई बड़ी बात मायने नहीं होती। क्या बोल रहा है ये हमारे पास, हमें कहना चाह रहा है 349 मल्टीप्लाई में 51 प्लस 632 डिवाइड बाय 31 क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्यूशन इसको ही करना पड़ेगा कि हमारे पास बोर्ड मास में जो, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में तो ये है, तो अब हमारे पास 632 को हम 31 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 62, तो यहां से 1 2, तो डिवाइड तो नहीं हुआ भाई, ठीक है,
तो अप्रोक्सीमेट भाई बोल रखा है इसने कि अप्रोक्सीमेशन में लेना है, तो देखेंगे तो फिर किस पे चलाएं भाई, 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसका 4 पे लेंगे तो 4 1 4 4 3 12.4 अप्रोक्सीमेट है, तो 2.4 या 2.5। तो मैं इसको ओवरऑल को समथिंग था तो मैं इसको 2 ले लेता हूं। ओवरऑल का क्या अप्रोक्सीमेट था, इसका मतलब है 2। तो इसको हम 3 4 9 मल्टीप्लाई में 5 1। देखिए थोड़ा सा सोल्व करना है तरीका, 5 0 करके इसको 50 से कर देंगे डायरेक्ट। 0 था 5 5 जा 25, 2 कैरी 3 5 3 जा 15 और 2 17। तो 17 के अप्रोक्सीमेट ये था, और यहां पे आपका 2 यहां से आ गया अप्रोक्सीमेट 17502। अब देखने हैं इसके अप्रोक्सीमेट में कौन सी वैल्यू रहेगी। अब इसकी 17, अब सारी 17 पे है, 17 पे है, 17 पे है, 17 पे है। अब 500, अब 500 पे ये चला गया फिनिश। अब ये भी है 500, ये भी है। अब ये 21 है, ये 20 है और ये 22 है, ये सभी अप्रोक्सीमेट लगभग आ गई। अब यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ गया। अब यदि ये लंबे गैप में होता है ना तो हमें तुरंत आंसर लगा के फारिग हो जाते। तो अब सोचना पड़ेगा, तो हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ट्राई अकेला कर लिया जाए। तो हमारे पास क्या था, 349 मल्टीप्लाई 51, 349 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 4 या 20 और 4 24, 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17, 9 है 9 है 7 है 7 है 1 है। तो उसके बाद हम प्रोसीजर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फिर 2 इसको उस वहां से 2 आया था उसको ऐड करना था। 9 और 2 11, 1 कैरी 10 की 0, 1 कैरी 8 7 1। तो ये हमारे पास 800 समथिंग में चला गया। तो 800 समथिंग पे हम इसी को आंसर दे देंगे। सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। देखिए मैंने क्यों लगाया था अप्रोक्सीमेट, यदि वहां पे हमारे पास ऑप्शन में मैचिंग होती तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए कि देखा कि गैप ज्यादा रहा है तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई थी, परंतु यहां तो अप्रोक्सीमेट रही है कि इसमें 2 पे अप्रोक्सीमेट 2 पे डिवाइड, तो 2.5 समथिंग 2.4 समथिंग जा रहा था। तो यहां से हम 2 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं यहां से, परंतु यहां पे वो डिपेंड कर रहा था मल्टीप्लाई प्रॉपर करने पर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट विल बी नियरेस्ट, इसका रिजल्ट नियर अबाउट क्या होगा वही देखेंगे हम। देखिए ये चीज थी लगभग अप्रोक्सीमेट, तो हम ये जी पॉइंट के बाद वाली टर्म नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। 571 मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे, प्लस 302 मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे 0.55 कैंसिल कर दूंगा, 7 कर दूंगा, माइनस 40 मल्टीप्लाई में 10 कर दूंगा। बस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेने का मतलब होता है ये चीज। अब हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करनी होगी बोर्ड मास के अनुसार। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और यहां पे 400। अब प्लस की टर्म को प्लस कर देंगे, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 2 और 2 4 में से 400 हमारा माइनस कर देंगे। 8 था 9 था, कैरी ले ली 13, 13 में से 4 गया 9 और ये 3, आपका 3998, या इसको हम अप्रोक्सीमेट, ठीक है क्या लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अप्रोक्सीमेट दे ही रखा था, तो डायरेक्ट फिर यहां पे हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। दिस इक्वल टू 10 + 2 5 + 4। देख बोर्ड पहले तो ब्रैकेट में है, 5 और 4 9, 9 2 जा 18 और तो इनको ऐड कर दिया 28। वी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा हमें सोचना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 4 प्लस में 6। तो बोर्ड मास के अनुसार पहले डिवीजन सोल्व होती है। 5 मल्टीप्लाई में 4 5 जा 20 प्लस में 6। अब हमारी मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 में 6
तो 31 विल द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। A leads cubes of size 6 centimeter is melt to form 27 identical cubes. The side of the length of each smallest cube, ठीक है, thus forms। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक शीशे के घन को पिघलाकर 27 समरूप घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, ये जो हमें नंबर ऑफ स्मॉल पीस क्यूब याद करते थे, तो बड़े वॉल्यूम जो आपका लार्जेस्ट क्यूब है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ आपके स्मॉलेस्ट क्यूब आ जाते थे। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, जब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो बिगेस्ट है जिसको मेल्ट किया गया है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ बिग बोल देते हैं, बिग क्यूब। तो बिग क्यूब का वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला होता है साइड की 3। तो इसका जो बिग क्यूब था उसकी साइड थी आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो मैं करूंगा 6 मल्टीप्लाई 6 या 6 की 3। यहां पे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब कितने दिए थे, 27 दिए थे। मैं लेट करता हूं कि जो आपको छोटे घन की भुजा पूछ रखी है, मैंने यहां लिखा लेट, जो साइड्स बोल दीजिए स्मॉल क्यूब की साइड, लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज ए मान लेता हूं मैं, ठीक है, स्मॉल क्यूब की साइड इज ए मान लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, ए की 3 इक्वल टू आपका 6 मल्टीप्लाई 6। तो जब मैं ए की 3 की वैल्यू निकालूंगा, जिसके मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाके डिवाइड, 6 मल्टीप्लाई 6 बाय में 27। अब देखिए 3 की टेबल है, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 3 1 जा 3। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, ए की 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 या ए की 3 इक्वल टू 2 की 3। बेस पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ए इक्वल टू आ गया 2, तो साइड क्या आ गई 2, तो आपकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। या जिस बच्चे को इस तरीके से समझ में ना आए तो उसका मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें था कुछ भी नहीं, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। यदि आपसे पूछता है, यहां पे मैं आपको जो बताना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब बाय में नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। तो वॉल्यूम 6 मल्टीप्लाई 6 था, डिवाइड बाय 27 था। ये बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब, वॉल्यूम क्या था, मैंने ए लिया था तो ए की 3 बराबर, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 की टेबल में, 3 2 जा 6 3 9 जा 27 होता है, 3 2 जा 6 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 2, या तो इसको बोल दो 8 बोल दो या 2 की 3 बोल दो। तो ए की 3 इक्वल टू, देखिए जो ये 3 है, जो यहां वाली 3 है वो उस साइड जाएगी तो वो क्यूब रूट हो जाती है ऐसे, तो इसकी से कैंसिल हो जाता है, तो भी हमारी साइड 2 यहां होती है। या आप पावर से पावर कैंसिल कर दो, ए इक्वल टू 2 डाल दीजिए। सोचना आपने है, बच्चे हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा डीपली दोनों तीनों बार को बता रहा हूं कि छोटे बच्चे हैं उसको सोच समझ के करें, बहुत इजी पैटर्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एड्स इन ए क्यूब, एक क्यूब की भुजाओं की संख्या। एक बात बताइए, कोई भी हमारे पास बॉक्स होता है, हम बॉक्स लें, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं,
ऐसे होती है, ये होती है। देखो ऊपर 1 2 3 4, 4 ऊपर की होती हैं, 4 नीचे की होती हैं, 4 और 4 8 तो ये होगी भाई, ठीक है। अब बात करेंगे 2 इस साइड में है और 2 इस साइड में है, 1 2 3 4, 4 ही होती हैं, 8 और 4 कितने, 12। तो आपकी साइड कितनी होगी, 12। कितनी साइड हो जाएंगी, 12। कई बार इसके वर्टेक्स पूछ लेगा, तो वर्टेक्स ये होते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के, उसमें 8 आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान, बस चीज वही रहेंगी, कभी आपकी साइड पूछेगा, भुजाएं पूछेगा, कभी आपके पास कॉर्नर वर्टेक्स पूछेगा, ठीक है। कई बार फेस पूछेगा, इसके कितने फेस कितने होते हैं। फेस का मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट, एक फेस ये हो गया, ठीक है, एक नीचे वाला फेस हो गया, और 4 साइड के चारों ये हो गए, जैसे 3 ये 4 ये, इसके अपोजिट साइड वाला 5, इसके अपोजिट वाला 6। तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इस क्यूब के बारे में यही चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट 9 डेसीमीटर, 9 डेकामीटर। 9 डेकामीटर के यदि हम क्या बनाने होते हैं, मीटर बनाने हैं। तो पहली बात तो आपको, आप लोगों को याद रखना होगा, मिली, सेंटी, डेका, फिर मीटर। यदि हम उस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई वाला सिस्टम रहता है, और इस तरफ आते हैं तो डिवाइड होता है। तो इसका हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 मीटर, ठीक है। जब तक आप अप्रोक्सीमेशन को याद नहीं रखोगे, मिली, सेंटी, डेका वाले सिस्टम को, तब तक आपकी गलतियां होती रहेंगी। बस वो फॉर्मूला याद रखो तो आपका सिस्टम ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पैकेट ऑफ 250 ग्राम सुगर्स कैन मेड फ्रॉम 3 kg ऑफ शुगर। 3 किलोग्राम चीनी से 250 ग्राम की पैकिंग कितनी बनाई जाएंगी। अब एक बात है, जब नंबर ऑफ पैकिंग याद रखोगे आप, नंबर ऑफ पैकेट या पैकिंग, नंबर ऑफ पैकेट बराबर टोटल शुगर, जो टोटल शुगर डिवाइड बाय 1 पैकेट वेट। टोटल वेट बोल सकते हैं यहां पे। अब टोटल वेट तो था आपका 3 kg, 3 kg के हम ग्राम बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई 1 kg को हम, यदि kg को ग्राम में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाय में 250 ग्राम तय रखा था, मैंने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल किया, 25 1 25, 25 4 100, 4 3 12, तो कितने पैकेट बनेंगे, 12 पैकेट बनेंगे। तो ये विल द राइट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। दिस kg माइनस दिस। अब देखिए, अब यहां पे तो आपके पास 4.5 kg दे दिया, अब आपको यहां पे 55 ग्राम दे दिया। ग्राम के kg बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.055 हो जाएगा। अब इस पॉइंट का बड़ा मेजर पॉइंट है। अब आपने क्या होगा इसके यहां पे 0.055। अब इसका मतलब है, मैं यहां से थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा, यहां पे हमारे पास 0.55 था, यहां 0 0 क्योंकि केजी में, ये भी केजी में हो गया, ये भी केजी में हो गया। अब 10 में से 5 5, 9 में से 5 4, 4 का 4, यहां पे आपका 4, तो इतने केजी, ठीक है। तो ये हमारे पास सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। तो सिर्फ आपने ध्यान रखना था कि ग्राम को के किलोग्राम बनाने हैं तो हमने 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 0 थी, तो लास्ट में 1 2 और यहां पे 0 लेके 0 पॉइंट यहां पे लगेगा, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स, ठीक है, स्पाइस कैन बी मेड ऑफ 15 kg ऑफ स्पाइस। 15 किलोग्राम मसालों से 250 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जाएंगे। अब मैंने बताया था टोटल जो आपको वेटेज दे रखी है, डिवाइड बाय 1 पैकेट की जो वेट होगा उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके नंबर ऑफ पैकेट आ जाते हैं। क्या बचा, नंबर ऑफ पैकेट्स। अब देखिए टोटल वेट कितना था आपके पास, टोटल वेट था 15 kg। 15 kg था, मल्टीप्लाई में 1000 करते ही वो क्या हो जाएगा, ग्राम।
और पैकिंग में छोटा एक पैकेट कितने ग्राम का वो रखा था, 250 ग्राम का। तो यहां से जीरो कैंसिल, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 15 4 जा 60। तो कितने पैकेट बनेंगे, 60 पैकेट बन जाएंगे। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आपने रेगुलरिटी का ध्यान रखना है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, देखो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर हमेशा 1 होता है और एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पूछा जाए तो उनके नंबर्स की मल्टीपल होता है, सिर्फ उन नंबरों का मल्टीपल। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। और फिर सोचना ही नहीं, बस यदि उनका एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा टू प्राइम नंबर का 1 होगा, और यदि आपसे पूछा जाए तो एलसीएम पूछा जाए तो सिर्फ उन नंबर्स की मल्टीप्लाई। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन डिवीजन ऑफ नंबर 18 एंड 30? 18 और 30 का कॉमन डिवीजन जो दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। अब देखो 2 पे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 3 6 जा 18, 3 10 जा 30, 6 पे 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो ऑल ऑफ दिस सभी से हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 30? 10 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? मैंने एक आपको शॉर्टकट लिखा था कि आपका डबल 4 डबल 2 3 2 2 3 2 1। इसका मतलब था यदि हमारा 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर पूछे तो 4 है, और यदि हम पूछे 10 to 20 फिर हमारे 4 हैं। फिर हमें पूछे 20 to 30 फिर हमारे 2 हैं। तो पूछा तो था 10 to यही, तो यहां तक तो 10 तक थे, यहां से 10 से 20 थे, यहां 20 to 30, तो यही दोनों पार्ट तो हुए, 4 ये 2 ये 6। तो हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे, 6 होंगे। मैंने एक बिल्कुल शॉर्टकट आप ध्यान रखेंगे, 44 22 32 23 21। इसका मतलब है 10 तक प्राइम नंबर, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो ये प्राइम नंबर याद करने का अच्छा आसान सा तरीका है। आप 100 तक कितने कितने प्राइम नंबर किसने के बीच में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लगभग आता है, तो बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर? अरे प्लेस, अब यदि बोला फेस वैल्यू तो 5 की 5 ही होती है, बट प्लेस पूछे तो उसका स्पेस पूछा है कि किस स्पेस पे है। 5 के बाद डिजिट 1 2 3, बस ये हो गया। बट काउंट करने का तरीका 1 10 100 1000, तो 5000 हमारे पास ये रहा, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। Which of the following is an even number? Even number those number whose last digit can complete divide by 2। अब ये 2 पे डिवाइड लास्ट डिजिट नहीं हो रहा, तो ये ना प्राइम इवन नंबर नहीं है। लास्ट डिजिट का 2 पे डिवाइड होता नहीं होता, ये भी इवन नंबर नहीं है। अब 2 1 जा 2 हो गया, दिस द इवन नंबर, बिल्कुल आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an prime number? Prime number those number which can divide by 1 and itself। ऐसी संख्या जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 15 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इज नॉट इन प्राइम, 3 पे भी हो रहा है 7 पे नहीं, नॉट इन प्राइम नंबर। ये भी 5 पे कह सकते थे तो नहीं है, ये भी 5 पे हो रहा है 7 पे हो रहा है, तो सबको दिखाई दे रहा है 29 इज द राइट प्राइम नंबर। वैसे तरीका क्या होता है चेक करने का, मान लीजिए मैंने 29 को चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये देखिए इस प्राइम नंबर के स्क्वायर से, किसके स्क्वायर से, आप देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर से लेस है मतलब 6 है, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो 2 है, एक 3 है, 5 है। इन डिजिट पे यदि ये डिवाइड होता है तो कंपोजिट नंबर, इनसे डिवाइड नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट ऑफ 1000 गिवन। इसके 1000 के, अब देखो 1 पे 10 पे 100 पे 1000 पे,
अब यहां पे हमें देखना होता है, ये 5 से डिजिट अपर है तो यहां वाला डिजिट चेंज होकर यहां पे वर्किंग कर सकते हैं हम। तो कहने का मतलब है 3 9, यहां पे 9 0 ले लेंगे। ये 5 से डिजिट अपर है तो यहां पे एक बढ़ा देते हैं, तो 3 9 कि यहां 0 0 दे 9 था तो क्या होगा 10, 10 की 0 हुई तो कैरी यहां पे 4। तो ये अप्रोक्सीमेशन आप लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर 9 से डिविजन है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से डिवीजन चेक करने का तरीका है, उन डिजिट का सम कीजिए, वो डिजिट का सम यदि 9 के टेबल में आता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 3 7, 7 और 2 9, तो यही नंबर इससे डिवाइड हो रहा है। विच नंबर, अब ये चेक करें, 5 4 9, 9 और 2 11 तो नहीं हो रहा, और होगा ही नहीं। 6 और 4 10, 10 और 2 12 ये भी नहीं होगा, 12 और 2 14 ये भी नहीं होगा। सिर्फ चेक करने का तरीका है, उन डिजिट का सम कीजिए और वो डिजिट का सम यदि 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेम 3 के लिए होता है, यदि डिजिट का सम कीजिए और वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 के लिए सेम प्रोसेस है, उन डिजिट का सम करके देखो, और यदि वो डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर। दोज नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा कितने फैक्टर हो वो हमारे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमारा देखो 2 इज एन ए प्राइम नंबर, 3 इज एन ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो एक अकेला ही तो 8 ही है, क्योंकि 8 देखिए 8 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 8 भी, तो 3 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो इज एन ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 24, कौन सा अरे जो 24 से डिवाइड नहीं होता वही उसका फैक्टर नहीं है। 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24, तीनों रहे हैं, सिर्फ अकेला 7 ही है जो 24 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इज नॉट ए फैक्टर, तो इसका फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए सी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ दिस इज 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास 13 दे दिया, 14 दे दिया, 19 दे दिया और ए दे दिया, इन सब की ए एंड 17 मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट के हैं, इनकी जो एवरेज है, एवरेज निकालने का तरीका तो 5 से हम डिवाइड, इनकी एवरेज दे दी 22, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज, तो यहां पे क्या होगा, बाय 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 5 2 10 की 0 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, इस साइड में क्या होगा, इन डिजिट का सम कर देंगे हम। अब हमारे पास क्या था, यहां पे 13 था, 14 था, 19 था और 17 था, प्लस में ए था, मतलब ए प्लस यहां पे रखेंगे। अब यहां पे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 में मैंने 9 ऐड करना है, 14 में 23, 2 2 3 4 5 6 63। अब जब मैं ए की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो जो इसके प्लस में उस साइड जाके माइनस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 110 माइनस 63, ए इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, यहां पे फिर 0 आ गया, तो 10 में से 6 गया फिर 4, तो 47 विल बी द बी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ आपने ध्यान रखना है, एवरेज के क्वेश्चन आए तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज, तो वहीं से हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है वो देखते हैं भाई। देखिए पहले तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली पढ़ें तो वहां से हमें समझ में आएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिए भाई, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन क्लास इज 74, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 बॉयज इज 68, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत 74 है, यदि 10 लड़कों का औसत अंक 68 है
68 है, तो शेष 15 छात्रों का औसत क्या होगा? अब दिखाइए, सबसे पहले तो हमें एवरेज दे रखी है, तो हम उनका टोटल या सम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? सम। सम जो निकालेंगे वो क्या होता है, जो एवरेज की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। 25 4 जा 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 7 जा 175, तो 185। तो ये हो गया उनका टोटल। अब फिर क्या बोला उसने, 10 बॉयज का, 10 बॉयज का एवरेज 68 है, तो यहां पे तो हमारे जो 25 स्टूडेंट्स थे या बॉयज थे, बॉयज का टोटल। अब हमें कितने बॉयज का चाहिए? 10 बॉयज का टोटल, बॉयज का टोटल या सम। तो उनकी एवरेज कितनी थी? 68 थी, मल्टीप्लाई ऑफ 10, तो कितना हो गया? 680 होगी। ठीक है, तो शेष 15 छात्रों का औसत क्या है? अब पहले 15 छात्रों का सम निकालेंगे हम। अब 25 में से 10 गए, 15 ही बचे। 15 बॉयज का सम या टोटल, सम या टोटल क्या होगा वो देखते हैं। 0 से 0 कैरी ले ली, 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, और ये आपका 1। ये आपके 15 छात्रों का टोटल आ गया। अब हमें एवरेज फाइंड करनी थी। एवरेज होता है सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके 15 थे, तो अब ये देखिए 7 8 9 5 और 6, 5 और 1 6, तो दोनों के दोनों 3 की टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 9 3 3 जा 9, 2 यहां से 3 9 जा 27 0, तो 390 बाय में 5, फिर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो 78। तो ये हमारी एवरेज होगी 78। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने पहले जो 25 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज 74 थी, इनका टोटल निकाल देना है। टोटल होता है जो आपकी एवरेज की और नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो। जो फिर क्या था, 10 बॉयज की, 10 बॉयज की ये देखी थी, तो मैंने 10 बॉयज का फिर टोटल निकाल दिया, क्योंकि एवरेज की और नंबर ऑफ टर्म की मल्टीप्लाई। इसमें से इसको माइनस करने से वो आ गया जो आपके 15 स्टूडेंट्स बचते हैं, ठीक है, उनका सम आ गया। और सम आने के बाद यदि नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जाता है, 15 से डिवाइड कर दिया जाता है, वो हमारी एवरेज आ जाती है। तो ये एवरेज थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, आउट ऑफ 200 मार्क्स ए गर्ल स्कोर्ड 85, ही फेल 15 मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास। 200 अंकों में से एक लड़की को 85 अंक प्राप्त करती है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण, फेल हो जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाती है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, टोटल मार्क्स 200 है, 200। अब देखिए, अब उसको मार्क्स स्कोर्स कितने किए? गर्ल्स स्कोर किया 85, वो 15 से फेल हुई। यदि मैं उस 15 को इसमें ऐड कर दूं तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना, पासिंग मार्क्स 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी 1 और 1 2 और 100 मार्क्स उसका पासिंग मार्क्स है। तो उसकी परसेंटेज पूछेगी। यदि हमें परसेंटेज, पासिंग की परसेंटेज, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो अपर, बाय में टोटल, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 पे 2 जा 2, 2 5 जा 10 0, तो क्या आ गया 50%। तो ये आपका राइट आंसर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बड़ा तरीके से आप करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 40% ऑफ ए नंबर इज 80, मतलब किसी संख्या का, किसी संख्या मान लीजिए x का 40%, परसेंट क्या है भाई 100, 40% 80 है, तो वह संख्या क्या है, नंबर क्या है? तो यदि हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो इसके डिवाइड में होता है वो साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। 41 जा 40, 42 जा 82 की 100 के साथ 200, तो 200 इज द सी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। If 20% of a number is 30 and that number is 50% of the another number,
व्हाट इज द अदर अनदर नंबर, जो आपका एक्स्ट्रा नंबर है वो क्या है। यदि किसी संख्या का 20% 30 है तो नंबर आ जाएगा यहां से, और वह संख्या किसी दूसरी संख्या का 50% है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल वैसे स्टेप में बोलता है, इसे कैसे हम कर देंगे। 20% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है हमारा, ठीक है, एक्स हम नंबर लेते हैं, कोई एक्स नंबर, उसका 20%, 20/100 कितना है, 30 है। तो यहां से हमें फर्स्ट नंबर की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू क्या है, 30 मल्टीप्लाई में 100 बाय में 20, 21 या 20, 25 या 100 और 5 3 या 15, तो ये नंबर तो आ गया 150। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलना चाहता है वो पढ़ते हैं। एंड दैट नंबर इज 50% ऑफ द अनदर नंबर, जो ये नंबर है इज 50% ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। जो आपका ये 150 नंबर है, अनदर नंबर हम y लेते हैं, उसका 50% है, उसके 50% की इक्विवेलेंट है, बोला है इसने वह संख्या किसी दूसरी संख्या का 50% है, किसी दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो हमें 15 1 जा 15, 15 2 जा 100, आपका 150 बाय में y बाय 2 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अनदर नंबर सेकंड नंबर था इसके वो हमने y ले लिया, तो y की वैल्यू 300, तो 300 आपका C है, C विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आप स्टेप टू स्टेप करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35% of 60 is greater than 15% of a number by 3, तो what is the number। 60 का 35% एक संख्या के 15% से 3 अधिक है। 60 का 35% एक संख्या के 15% से 3 अधिक है, तो संख्या क्या है, बोला इसने 35% ऑफ 60, 60 का 35% हो गया 35 इज ग्रेटर, ग्रेटर है देन 15% ऑफ ए नंबर, 15% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर हम कोई x लेते हैं, कितना ग्रेटर है 3 है, तो नंबर हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं, देखिए भाई जो यहां पे टर्म थी, जो ये माइनस की टर्म है उसको साइड लेके जाएंगे, पहले देखिए डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, अब यहां पे आए हैं 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 21 माइनस 3 ऑफ 3 बाई 20x इक्वल टू 3। जो ये आपकी माइनस की टर्म है ये उस साइड चली जाएगी, 3 आपका प्लस का ये साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे देखिए 21 माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 बाय 20x, 21 में से 3 गया 18 इक्वल टू 3 बाय 20x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो डिवाइड है वाली टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, तो 120, जो आपका नंबर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए मर्चेंट ब्रॉट ए टीवी फॉर 12,000 एंड स्टैंड फॉर 3,000, ही सोल्ड बोथ एट 15% प्रॉफिट, हाउ मच डिड ही गेट। एक व्यापारी ने 12,000 रुपए का एक टीवी और 3,000 रुपए में एक उसका स्टैंड खरीदा, उसने दोनों को 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितने रुपए मिले, तो उसको कितने रुपए मिले, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा ये पूछ रहा है। अब देखिए उसने टीवी का इतने रुपए में तो उसने खरीदा था, साथ में स्टैंड इतने में खरीदा, तो उसका टोटल सीपी को पूछूं मैं, कॉस्ट प्राइस उसका 12,000 ये और 3,000 ये, 12 और 3 15,000 ये आ गया। प्रॉफिट कितना बोला, प्रॉफिट परसेंट 15%। अब आपने एसपी ज्ञात करना था, एसपी ज्ञात करना था, इस पे 15% गुना में बाय में 100, 00 कैंसल, अब आपका 150 मल्टीप्लाई में 115, 0 का 0, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 7 22 का 2 कैरी 2, 15 1 जा 15, 15 और 2 17,
17,225 सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपने सीपी पता था, एसपी पता था, मैं सॉरी प्रॉफिट पता था कि जब हम एसपी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें याद रखना होता है सीपी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्लस करना होता है और यदि आपका लॉस है तो माइनस बाय में 100। यही कंसेप्ट मैंने यहां पे लगाया है। ठीक है, तो तुरंत आपका एसपी और एसपी में चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत आसान है, बस आपकी रेगुलरिटी चाहिए। ए शॉपकीपर सोल्ड वन फैन फॉर 3,600 gaining 20% and another this losing 20%. Okay, what will the overall result? एक दुकानदार ने एक पंखा 36 रुपए में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस बेचा, जिस पर उसे 20% का लाभ हुआ। दूसरा पंखा 32 रुपए में बेचा गया, जिस पर उसे 20% का नुकसान हुआ। तो कुल परिणाम क्या हुआ, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। अब देख रहे हैं, हमें एक एक स्टेप में करना पड़ेगा। पहला हमारे पास जो एसपी है वो 3,600 रुपीज है और यहीं पर जो प्रॉफिट है वो 20% है। तो यहां पे मुझे पहले सीपी चाहिए, या तो हमारे पास ये होता है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट समेत है, इसमें से हम 20% माइनस कर दें तो भी सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो भी सीपी आ जाएगा। तो आप अपना, या फिर हमें हर एक का ये हमारे पास सीपी निकालने का या सीपी का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होगा। 36 था, मल्टीप्लाई में हमारे पास 100 बाय में 100 प्लस प्रॉफिट 20, 0 से 0, तो आपका 3,000 रुपीज आपके पास आ गया। अब देखिए वहां पे एसपी का था, तो यहां पे आपको सीपी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब सीपी याद करेंगे तो आपका एसपी मल्टीप्लाई में 100 बाय में 100, प्लस है तो प्रॉफिट, माइनस है तो लॉस। तो ये याद रखना। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर होगा कि ये चीज होगी। ठीक है, पहले का सीपी ये था, तो दूसरे का सीपी फिर याद करना है, सेकंड टर्म। अब जो सेकंड टर्म है यहां पे कह रहा है कि यहां पे ये एसपी है और लॉस में भी बोला 20%। ये CP1 लेते हैं, अब हम CP2 ज्ञात करते हैं। CP2 तो हमारे पास SP ये था, मल्टीप्लाई में 100 था। अब देखते हैं, अब हमें क्या होता है, प्रॉफिट में हमें ऐड करना होता है, लॉस में हम माइनस करना। तो 20% लॉस हो गया, 20% का नुकसान था, लॉस हुआ। तो 100 में से 20 माइनस किया तो 80, तो 0 से 0 कैंसिल। तो यहां पे सेकंड पे उसका जो कॉस्ट प्राइस है ये है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी मतलब CP1 प्लस CP2, तो कहने का मतलब है आपका 3,000 ये था, 4,000 ये था, 3,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 7,000। 7,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, देखो जो हमारा सेलिंग प्राइस था एसपी, एक तो 36 रुपए का सेलिंग प्राइस था, एक हमारे पास 32 रुपए था, तो टोटल दोनों कितना था 68 रुपए। तो ये तो हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। जहां पर सीपी आपका ग्रेटर होता है एसपी से, वहां पर हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना लॉस हुआ 6800 और यहाँ पे 7,000, तो 200 रुपए का लॉस हुआ। तो ये हमारा सी विल बी द राइट आंसर। तो ये सी आपका राइट होगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा बस स्टेप टू स्टेप हमें करने का ध्यान होना चाहिए। ए पेन इज सोल्ड, एसपी दे दिया, ए पेन इज सोल्ड 132 रुपीज विद 10% प्रॉफिट। 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब तुरंत हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता था, सीपी का फॉर्मूला एसपी मल्टीप्लाई में 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारे पास था 132, मल्टीप्लाई में मैंने 100 कर दिया बाय 100 प्लस में 10 प्रॉफिट, 100 प्लस 10 110। तो मैंने यहां 0 से 0 कैंसिल कर दी, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 12 और 10 की मल्टीप्लाई 120। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान पेपर आता है, बस आपको थोड़ा सा सोच के समझ के थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देयर आर 60 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 पहुंच गए।
There are 60 students in a class. 24 play football and rest do not. What is the ratio of the players? Non-player. एक कक्षा में 60 छात्र हैं, 24 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और बाकी नहीं खेलते, खिलाड़ी और गैर खिलाड़ियों का अनुपात। अब देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट है ये, तो मतलब मैं बोलूंगा यहां पे तो फुटबॉल या आप गेम और नॉन गेम। अब गेम के खिलाड़ी कितने हैं? गेम के तो इसमें दे ही रखे हैं कि 60 में से 24 आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये तो आपके गेम के तो 24 थे, गेम के तो। अब टोटल 60 हैं, 60 में से 24 गेम करते हैं, तो पेंडिंग कितने जो नहीं करते? 10 में से 4 6, 5 में से 2 3, 36 आर नॉट प्लेयर। तो इनकी रेशियो ही तो पूछी है, दोनों के दोनों 12 की टेबल में आते हैं। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2/3 या इसको बोल दो 2:3, तो हमारा 2:3 राइट आंसर। अब यहां पे देखिए, अब रेशो किसकी पूछी है वो देखिए, खिलाड़ियों, तो खिलाड़ी पहला था वही 2 था, गेम था, और गैर खिलाड़ियों। तो स्टेप में याद रखना, कई बार आगे पीछे कर देता है, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान इस बात का। क्वेश्चन आसान है बट स्टेप पे ध्यान रखना, आगे पीछे कर देता है। ए फार्मर 72 cows and 48 buffaloes, what is the ratio of the cow to buffalo? अरे यहां पे हमने काऊ रखा, यहां पे buffalo, क्योंकि C/B बोला है, सिर्फ आपको रेशो का ध्यान रखना होगा। तो अब देखो सर दोनों की स्पीड 12 पे, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, तो ये आ गया 6/4। अब फिर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 3:2, तो ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है, बस हमें स्टेप टू स्टेप करते रहना है। ए रनर टाक्स 50 minutes to complete a race of 12 km/h. What is the need to complete the same in 40 minutes? एक धावक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ पूरी करने में 50 मिनट लेता है। उसी दौड़ को 40 मिनट में पूरा करने के लिए उसे कितनी गति की आवश्यकता होगी, उसकी स्पीड क्या होगी? अब पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए, अब जब डिस्टेंस होगा तभी तो उसकी स्पीड को हम बताएंगे कितनी बढ़ा पाएंगे। अब जब हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। पहले उसने बताया कि जो उसकी स्पीड है वो 12 km/h है, 12 km/h है, और इसी को वो कितने मिनट में, 50 मिनट में कवर करता है। मैंने 50 मिनट लिया बट 50 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो हावर्स बन रहे थे, क्योंकि दोनों में km/h है, तो यहां भी मिनट नहीं होने चाहिए थे, हावर्स होने चाहिए। हो गया, तो मैंने देखा यहां से 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, तो था वो 10 किलोमीटर का टुकड़ा, जो डिस्टेंस था ये था। हो गया। अब उसने बोला न्यू स्पीड क्या हुई? स्पीड निकालनी है तो हमें पता है डिस्टेंस बाय टाइम। जब हमें पता है कि डिस्टेंस तो सेम है 10 km/h, बट यहां पे टाइम बोला कि 40 मिनट 40 मिनट के हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हावर्स हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे। 40/60 क्या चेंज होगी, 60 अपर। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 km/h उसकी स्पीड होनी चाहिए, तो बी विल बी द राइट आंसर। तो सिर्फ हमें याद रखना था, जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, और जब हमें स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत आसान क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए ट्रेन इज 120 meters लॉन्ग, ठीक है, passes a platform of 180 meter long in 15 seconds. What is the speed of the train? एक 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति। अब ये देखिए, अब हमें स्पीड, एक सेकंड भाई, क्या फाइंड करना, स्पीड ऑफ द ट्रेन।
ट्रेन। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लेंथ डिवाइड बाय किससे डिवाइड करें? टाइम से। तो आपकी क्या आ जाएगी? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन थी 120 मीटर, मैंने लिखा 120 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ थी 180। दोनों को कवर करने में टाइम लगाया 15 सेकेंड। अब देखते हैं मीटर पर सेकंड में आएगा, 0 का 0, 8 और 2 10 की 0 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3 30 बाय 15 बन जाए 15 2 जा 30। अभी आया 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। 18/5 से कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 4 और 18 की 72 किलोमीटर पर आवर। आपने ध्यान, मैंने इसमें स्टेप में क्या याद रखा कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में, तो मीटर पर सेकंड की जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 18/5 से और वो बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टेप्स था, आपने जो ध्यान रखना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 900 rupees is earned as interest of 6 year 5% per annum. What is the original sum? 900 रुपए 6 वर्ष में 5% वार्षिक दर से ब्याज के रूप में अर्जित किए जाते हैं, तो मूल राशि क्या है? मतलब आपको एसआई तो दे दिया गया, एसआई तो दे दिया गया 900 रुपीज, टाइम दे दिया गया 6 ईयर और रेट दे दी गई आपके पास 5% पर एनम प्रति वर्ष। हमें पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल। यदि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए एसआई मल्टीप्लाई में 100 बाय में टाइम मल्टीप्लाई में रेट। एसआई आपके पास 900 था, आपके पास मल्टीप्लाई में 100 था, बाय में आपके पास 6 था, रेट आपकी 5 थी। तो हम चलेंगे यहाँ पे 5 पे, पहले चल रहा हूं मैं 6 पे। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30 और ये 0, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और ये 0, 30 और 100 की मल्टीप्लाई की 3000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। तो 3000 बी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ आपने फॉर्मूला ही यूज करना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1050, ठीक है, इंटरेस्ट इज अर्न्ड 5 years 6% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। वही सेम का सेम क्वेश्चन फिर दे दिया गया। हमें पता था एसआई हमें गिवन था, एसआई हमारे पास गिवन है 1050 रुपीज, टाइम हमारे पास है 5 ईयर, रेट हमारे पास है 6%। हमें पूछा गया है क्या? प्रिंसिपल। जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है एसआई मल्टीप्लाई में 100 बाय हमारे पास प्रिंसिपल तो गिवन था तो टाइम आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई में रेट। तो अब हमारे पास क्या है? एसआई कितना है? 1050 मल्टीप्लाई में 100 बाय टाइम आपका 5 ईयर, रेट आपका 6। 5 पे चला, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 0 हो गया। फिर हम चले 6 पे, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, तो फिर यहां से 19 20 21 3 रह गया, तो 5 6 5 जा 30, 15 35 की और 100 की मल्टीप्लाई किया 3500, तो 3500 हमारा बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर courtyard has a side of 12 meter. How many square tile of 30 centimeter are needed to cover it? एक वर्गाकार आंगन की भुजा, मतलब मान लीजिए एक वर्गाकार आंगन है ऐसे,
ये 12 मीटर है, 12 मीटर है, बट वहां पे सेंटीमीटर है। मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग है, तो या तो उसको सेंटीमीटर बनाओ या उसको मीटर बनाओ। तो मैंने मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। 12 मीटर मल्टीप्लाई में 100 तो 1200 सेंटीमीटर। इसके अंदर टाइल लगानी थी, ऐसे ऐसे टाइलें लगानी थी, डिजाइन जो भी आप पसंद करेंगे ऐसे लग रही है। बट जो टाइल है, टाइल के लिए उसने बोला 30 सेंटीमीटर की, जो टाइल की साइड है वो भी 30 है। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ टाइल्स ज्ञात करेंगे ऑफ टाइल, तो याद रखेंगे जो आपके पास कोर्ट यार्ड था, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो कोर्ट यार्ड का एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इसमें तो वो तो होती नहीं। यदि स्क्वायर है, स्क्वायर में तो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, तो आपकी साइड मल्टीप्लाई में साइड, और वो भी तो टाइल में स्क्वायर में है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड इसका हो गया। तो अब हम चल रहे हैं यहां पे 10 10 10 10 10, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, तो 4 4 16, 1600 आपकी टाइल लगी, 1600। तो ए विल बी द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपने याद रखना है जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल पूछे तो आपको जो एरिया ऑफ द, ठीक है, कोर्ट यार्ड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, तो यहां पे एरिया स्क्वायर का एरिया होता है, साइड का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अब देखिए हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर इक्वल टू 962.5। जब हम आर के स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे 962.5 था, मल्टीप्लाई में ये 7 हो जाएगा, बाय में 22 हो जाएगा, अभी पॉइंट हटाएंगे हम, बाय में 10 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये किस पे चलेगा, 88 पे देखते हैं। तो अब देखिए 9625 था, 1 2 3 4, इवन टर्म को ऐड किया 6 और 5 11, ओड टर्म को ऐड किया 9 और 2 11, 11 में से 11 0, तो ये 11 पे डिवाइड हो रहा है। 11 2 जा 22, 11 पे चले हम, 11 8 जा 88, 88 तो 290, और ये फिर हमारे पास 8 आ गया, 8 पेंडिंग, और यहाँ पे 2, तो 11 7 जा 77, तो यहाँ पे हमारे पास 82 था, इसमें से 77, तो 5 आ गया, फिर लास्ट में 5 है, 11 5 जा 55, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब फिर 2 पेंडिंग, वह फिर पेंडिंग है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, फिर हमने इसको, क्योंकि हमें फाइंड द रेडियस फाइंड करनी थी। अरे शाबाश, क्वेश्चन ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, चलो जो भी है तरीका हमें पता है। अब हमारे पास 8 7 5 मल्टीप्लाई 7 किया, ठीक है, अब ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा था, 5 2 जा 10, 5 पे, 5 1 जा 5, यहां से 3, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब नीचे तो 4 पेंडिंग रह गया, नीचे तो ओनली 4 पेंडिंग रह गया, तो देखते हैं अब हम थोड़ा सा एक बार स्पेस कर लेते हैं, क्या रहेगा। देखिए भाई हमारे पास 175 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 जा 7 और 5 12, बाय में 4 पे करते हैं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अरे इसका था आर का स्क्वायर था, जो स्क्वायर है इस साइड जाके रूट हो जाता है, तो 4 का तो रूट आ गया 2 भाई। अब इसका देखना पड़ेगा हमें, अब जिसके लास्ट में 25 है उसका लास्ट का डिजिट तो होता 5, और 12 का 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहां पे आता है 3। अब देखो मैं इसका सिस्टम भी समझाऊंगा कैसे आया। अब आपको 35 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट का 5 का होता है 5 का 25, 3 से नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, 3 से नेक्स्ट टर्म 4, 3 4 जा 12, तो वही तो आया 35। अब हमें 2 पे 2 1 जा 2,
1 यहां से 2 7 जा 14 0.25 जा 10 17.5 सेंटीमीटर। ए विल बी द राइट आंसर। परंतु थोड़ा सा नीचे हिंदी में कोण एक्स और वाई का मान सम्मिलित नहीं। कभी भी क्वेश्चन में गलती आ जाए, याद रखना आप हमेशा हिंदी मीडियम में गलती है तो इंग्लिश के क्वेश्चन में यदि ठीक है तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ठीक है, यही मतलब टाइपराइटर से हिंदी में गलती का, बट वहां पर ठीक था। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, क्या था हमारे क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ दिस, एरिया हमें गिवन था तो मैंने एरिया फार्मूला लगाया पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू दिस। यहां से पाई की वैल्यू 22/7 आर का स्क्वायर, तो ये चेंज होके जो डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 11 के टेबल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो पेंडिंग बचा ना नीचे 2 और 2 4 मल्टीप्लाई किया, ये 1225 बाय में 4 था। जो यहाँ पे स्क्वायर है वो स्क्वायर चेंज होके सेट रूट हो जाता है। तो आपने 1225 का रूट स्क्वायर रूट करोगे तो 35 आ जाएगा और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो 17.5 आ गया। इतना आपका ये रेडियस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। तो इसके आंसर पढ़ना होता है, उसके बारे में बताना होता है। ए रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का एक पार्ट है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल है आपकी उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये बात बिल्कुल गलत बोल दी गई। यदि यहां पे स्क्वायर होती तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, बट जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर रेक्टेंगल आर इक्वल, तो रॉन्ग है ये बात। आयत एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो अब क्या पूछा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ट्रू तो गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू तो बोथ आते तो गलती हो गया। ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यही बात तो है, ये हमारा ट्रू था आर हमारा फॉल्स था, तो सी विल बी द राइट आंसर। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। A bus travels from city A to city B, the speed of 48 km per hour, and return the speed is 60 km per hour. If the total time taken the journey is 9 hours, find the distance between city A and B. एक बस शहर A से शहर B तक कितने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो यात्रा में कुल समय 9 घंटे लगते हैं। तो शहर ए और बी की दूरी ज्ञात करो। अब देखते हैं, बताइए, यहां से लेके यहां तक का हमने डिस्टेंस ले लिया x, नॉर्मल है डिस्टेंस। अब वो यहां से यहां तक जाते हुए उसकी जो जाते हुए स्पीड बोलता है वो 48 किलोमीटर पर हावर। फिर वो वापस आते हुए है बोलता है 60 किलोमीटर पर हावर, और आने और जाने में टोटल जो टाइम लेता है, वो टाइम बोल रखा है 9 हावर्स। तो पहले मैं एक साइड का टाइम निकालता हूं, स्पीड जो डिस्टेंस जो टाइम निकलेगा बेटा, पहले वन का टाइम, फिर दूसरे का टाइम और दोनों का टोटल टाइम। तो ऐसे करेंगे, पहले जब हम टाइम निकालते हैं जाते हुए का, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब दूसरी साइड वापस आते हैं, डिस्टेंस तो सेम ही रहना है, डिवाइड बाय 60, तो टोटल जो टाइम बोला वो बोला 9 हावर्स। सहमत हो गए इन दोनों से। अब हमें इन दोनों टर्म्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हमारे पास एलसीएम था 48 था 60 था, हो गया। 12 तो दोनों में कॉमन ही आ रहा था, 4 5 20 मल्टीप्लाई में 12 240 हो गया। अब हमारे पास 240 डिवाइड बाय 48 करेंगे, 24 2 जा 48 2 पे 2 5 जा 10 तो 5 आ गया, 5x हो गया, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 4 4x हो गया, इक्वल टू 9 है। तो अब हम देखते हैं यहां से 4x और 5x, 9x बाय में 240 इक्वल टू 9, x की जब वैल्यू आएगी हमारी 9, जो डिवाइड में टर्म होती है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में होती है इस साइड जाके डिवाइड, 9 से 9 कैंसल, तो 240 आपका डिस्टेंस आ गया वन साइड का।
क्योंकि वहां से वहां तक सेम हमें डिस्टेंस पूछा गया था। सिर्फ हमें कुछ नहीं किया, नॉर्मल वही मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड लिया प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड लिया, दोनों का टाइम को ऐड किया, वही आने और जाने का दोनों को टाइम दे रखा था ऐड करके। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 27 buffaloes consume the same amount of grass of 18 cow, 27 भैंसे जितना ग्रास खाते हैं, ठीक है, उतना ही 18 काऊ खाते हैं। देन हाउ मैनी buffaloes will consumed as much grass of 30 cow, तो कितनी आपकी buffaloes 30 काऊ के बराबर खाएंगी, यही कह रहा होगा। 27 भैंसे उतनी ही घास खाती हैं जितनी 18 गायें खाती हैं, तो कितनी भैंसे उतनी ही घास खाएंगी जितनी 30 गायें खाती हैं। अब नॉर्मल बात, एक बात बताओ, पहले आपने बेफेलो लिया, बेफेलो बाय काउ, बेफेलो थी 27, ठीक है, उसकी रेशियो इक्विवेलेंट है 18 के इक्विवेलेंट है, तो पूछा गया 30 काउ, और यहां पे आप 30 काउ दे दी, काउ तो ठीक है, तो आपसे बेफेलो पूछ ली कितनी बेफेलो वर्किंग करेंगे। अब हमारे पास प्रोसेस होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 बेफेलो इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई में 30 बेफेलो फाइंड करनी थी, 27 मल्टीप्लाई में 30 बाय में 18, 9 की टेबल में 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2 पे 2 1 जा 2, 2 पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 3 जा 45, तो 45 बेफेलो की वर्किंग कर जाएंगे। सिर्फ एक कंपैरिजन था। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने 27 बेफेलो थी और उसके वो 18 काऊ के इक्विवेलेंट थी, तो दोबारा बोला कि यदि काऊ की वर्किंग 30 कर दी जाए तो कितनी आपकी बेफेलोज होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई बेफेलो की वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 men कैन डू ए वर्क इन 20 चिल्ड्रन, 12 व्यक्ति, ठीक है, 20 बच्चों के बराबर काम करते हैं, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इक्वल टू 18 मैन, यदि 12 पुरुष 20 बच्चों का काम कर सकते हैं, तो देखिए मैन बाय चाइल्ड कंपैरिजन ही है, 12 मैन थे, वो 20 बच्चों के इक्विवेलेंट थे, तो पूछा गया 18 पुरुष कितने बच्चों में, तो मेल 18 आ गए, तो यहां पे चाइल्ड आ गए, चाइल्ड की वैल्यू याद करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, चाइल्ड 12 चाइल्ड इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में 18, तो चाइल्ड निकालने थे, 20 मल्टीप्लाई में 18 बाय में 12, तो 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 10 की 3 के साथ 30, तो 30 चाइल्ड के इक्विवेलेंट होंगे। बस कंपैरिजन का क्वेश्चन था, आपने मेल बाय चाइल्ड का वर्किंग ध्यान रखना होगा। तो लास्ट हमारे पास 50 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हम। ए ड्राइवर अर्न 3200 ऑन ड्राइविंग, ठीक है, 8 पर्स, हाउ मच विल ही अर्न टू ड्राइविंग, ठीक है, 8 पार्सल्स, एक ड्राइवर 8 पार्सल पहुंचाने पर 32 रुपए लेता है, कमाता है, तो 18 पार्सल पहुंचाने पर कितना, अरे बिल्कुल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है भाई, 8 पार्सल उसने वर्किंग किया, 8 पार्सल्स को डिलीवरी की करने के उसने 3200 रुपए लिए। जब एट के इतने लिए तो एक पार्सल वर्किंग करेगा तो कम हो जाएगा, बाय में 8 हो जाएगा, तो 400 रुपीज लेगा, और उसने कितने पार्सल बोले, 18 पार्सल, तो 18 पार्सल्स की डिलीवरी के लिए 400 मल्टीप्लाई में 18 हो जाएगा, 18 4 जा 72, तो वो 7200 रुपए ले लेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो रेगुलर यदि आपने ये 10 की 10 वीडियो देखी हैं, तो ये मेरा श्योरिटी है कि आपके जो पेपर, जो आपका अटेम्प्ट रहेगा, वो इसके अंदर से प्रॉपरली रहेगा। तो हमारी 2 वीडियो और पेंडिंग है, हम 2 दिन के अंदर आपको दे देंगे। ये 10 वीडियो को आप एक लास्ट मोमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट डे पे आपको रिवाइज दूंगा, एक रिवाइज, उसमें से पूरे का पूरा पेपर रहेगा। ये हमारी श्योरिटी है और आपका विश्वास है, इस विश्वास को हम बरकरार रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।